हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। तो कैसे हो आप सब? मेरे आई होप कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज हमारे इस क्लास के अंदर संविधान भाग 5 के अंदर हम संविधान की जो हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है उसके अंदर हम भाग 5 के अंदर पढ़ रहे हैं क्या, संघ की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद, संसद बाकी की चर्चा कर ली। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यानी कि भाग 5 में जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट थे उनकी चर्चा कर ली। आज हम जो इसके अंदर जो चर्चा करेंगे, तो आज हम किसकी चर्चा करेंगे? तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे किसकी? तो न्यायपालिका की। किसकी? न्यायपालिका की। आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे न्यायपालिका के बारे में। आज कंप्लीटली जानकारी लेंगे न्यायपालिका के हमारे एग्जाम के ओरिएंटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद है या फिर जो पॉइंट है वो सभी मैं यहाँ पे आपको लिखा दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बटन को दबा लो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और हमारे इस फ्री ऑफ कॉस्टली आप क्लासें अपलोड कर रहा हूँ, जैसे आपकी जैसे भी जिस आपके जो संविधान है, जो आपकी पॉलिटी है, उसकी जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी ये क्लासेस, तब मैं एक ही क्लास के अंदर एक या दो या तीन क्लासों के अंदर आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास अपलोड कर दूंगा। चलो हम आज की इस क्लास को आज हम शुरू करते हैं। तो आज की हमारी क्लास का जो सबसे पहला जो क्या है कि आज की हमारी इस क्लास में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर न्यायपालिका। न्यायपालिका के बारे में आपको मैं कम्प्लीटली बता देता हूँ कि न्यायपालिका के मतलब कि इसकी स्वतंत्र, जब भारत हुआ स्वतंत्र के समय इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है, उसके बारे में इसके अंदर चर्चा दे रखी है। जो आप लोगों को ज़्यादातर मालूम है कि इसके संघ की चर्चा, उसमें जो अनुच्छेद 52 से 151 तक भी है। इसके अंदर हमने क्या क्या, देखो यहाँ पे जैसे कि हमने ये देखो भाग 5 के अंदर हमने क्या क्या दे रखा, देखो सी ए जी, हमने इसके अंदर भाग 5 के अंदर क्या क्या पढ़ लिया। जैसे कि हमने यहाँ पे राष्ट्रपति कंप्लीट कर लिया, राष्ट्रपति की शक्तियों को पढ़ लिया, उपराष्ट्रपति पढ़ लिया, संसद में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में कंप्लीटली जानकारी ले ली, मंत्री परिषद के बारे में देख लिया। अब जो बच्चा है हमारा सीएजी और जो न्यायपालिका है वह है। जैसे कि हमने इसके अंदर भी आपको बहुत ही मोस्ट और शानदार तरीके से पढ़ाया है, हैंड रिटन लिखा रखा हूँ। तो आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ हो तो यहाँ पे देखो लोकसभा के बारे में, यहाँ पे उसकी योग्यता क्या है, और मंत्रिपरिषद के बारे में जैसे कि हमने पिछली क्लासों के अंदर बता रखा है। लोकसभा तथा राज्यसभा का एक बार रिवीजन करा देता हूँ आपको, जिससे कि आपको क्या पिछली क्लास को देखना नहीं पड़ेगा। मंत्रिपरिषद क्या होता है? लोकसभा तथा राज्यसभा से मंत्री जो चुना जाता है वो किस में लिया जाता है? मंत्रिपरिषद। 91वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा लोकसभा के कुल जो सदस्य का मात्र 15% लोग ही क्या बन सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं। जो कि लोकसभा तथा राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो भी वह क्या बन सकता है? तो भी वह मंत्री बन सकता है। लेकिन लेकिन 6 माह के अंतर्गत अपनी रीट करवानी पड़ती है, जारी करवानी पड़ती है। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री जो राज्य के अंदर होता है, उप मंत्री जो राज्य से जो ऊपर होता है। मंत्रियों का जो कार्यकाल है वह अनुच्छेद किसके अंदर दे रखा है? अनुच्छेद 75 खंड 2 के अंदर। योग्यता क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक हो, लोकसभा राज्यसभा का सदस्य हो, उसकी आयु कितनी हो? 25 वर्ष हो मंत्री बनने के लिए। प्रधानमंत्री सभी मंत्री का क्या होता है? उच्च होता है, हेड होता है। मंत्रिमंडल यह मूल संविधान में नहीं था। मंत्रिमंडल की जो अध्यक्षता है वह कौन करता है? तो यहाँ पे ये पॉइंट बना के लिखे हैं मैंने कि मंत्रिमंडल की जो अध्यक्षता है वह कौन करता है? तो वह प्रधानमंत्री करता है, यानी पीएम करता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया? 44वां जो संविधान संशोधन है वो 1978 के अंदर। अनुच्छेद 352 खंड 2 में क्या देखा है? मंत्रिमंडल जोड़ा गया। अनुच्छेद 352 खंड 2 में मंत्रियों को शपथ के बारे में बता रखा है कि अनुसूची 3 में
अनुसूची 3 के अंदर जैसे हमने पढ़ाया है पहले कि अनुसूची 3 में क्या दे रखा है, मंत्रियों या फिर किसी को भी जो शपथ दिलाई जाती है तो वो किसके अंदर, अनुसूची 3 के अंदर बता रखा है मैंने। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा क्या दिलाई जाती है, मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों को नियुक्त करता है। मंत्रियों की संख्या 91, जो संविधान संशोधन 2003 के द्वारा हुआ उसके अनुसार जो मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 75 खंड 3 में हमें दे रखा है मंत्रिपरिषद लोकसभा की क्या होंगे, प्रति उत्तरदायी सामूहिक रूप से होंगे। जो मंत्रियों का जो कार्य होता है वह है सरकार का संचालन करना और प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री होते हैं। मार्ले ने कहा, प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री के बारे में मार्ले ने क्या कहा, प्रधानमंत्री कैबिनेट रूपी मेहराब की क्या है, आधारशिला है। मार्ले ने क्या कहा कि जो प्रधानमंत्री है वह कैबिनेट रूपी आधारशिला है मेहराब की। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है अनुच्छेद 75 खंड 1 के अंदर लोकसभा और राज्यसभा 75 खंड 1 में दे रखी है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। लोकसभा 1 मिनट, प्रधानमंत्री का कार्यकाल की चर्चा अनुच्छेद 75 खंड 2 में है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री रहे वे पंडित जवाहरलाल रहे। प्रधानमंत्री वर्तमान के अंदर आपको जैसे मालूम है वो कौन है, तो नरेंद्र मोदी है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यायपालिका के बारे में। स्वतंत्र भारत से देख लो, स्वतंत्र भारत से न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना, उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वह देख लो, इसकी स्थापना यहाँ पे लिख देता हूँ स्थापना। तो इसकी जो स्थापना है वह कब हुई थी, उच्च न्यायालय की जो स्थापना है, जो उच्च न्यायालय है उसकी जो स्थापना है वह हुई थी, कब हुई थी, तो उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वह 26 जनवरी 1950 को नई दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना की गई। किसकी, उच्च न्यायालय की जो सुप्रीम कोर्ट है। कब की गई, तो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई। कहाँ पे, दिल्ली के अंदर। कहाँ पे, तो दिल्ली के अंदर। और इसका जो उद्घाटन है, क्या, उच्च न्यायालय का जो उद्घाटन है, इसका जो उद्घाटन है, इसका जो उद्घाटन है वह कब किया गया, तो यह 28 जनवरी 1950 को किया गया। कब किया गया, इसका जो उद्घाटन भी, स्थापना तो कर दी इसकी, इसके 2 दिन पश्चात इसको क्या कर दिया, इसका उद्घाटन कर दिया। इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश जैसे सीएजी, जो सीजे कौन थे, सीजे प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य जो न्यायाधीश थे वह कौन थे, तो प्रथम मुख्य जो न्यायाधीश थे तो वह एच.जे. कान्या थे। कौन थे, एच.जे. कान्या। एच.जे. का मतलब क्या, हीरालाल और हीरालाल जे कान्या। एच का मतलब क्या होगा, एच.जे. हीरालाल। एक तो हीरालाल, एच का मतलब हीरालाल कान्या, हीरालाल कान्या, और एक एच का ही मतलब है हरिलाल कान्या। कौन थे, हरिलाल कान्या। हरिलाल कान्या क्या थे, तो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वह यह थे हीरालाल कान्या और हरिलाल कान्या थे। हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर ही जो मूल संविधान है, जब मूल संविधान का निर्माण हुआ तो इसके अंदर जजों की जो संख्या है वह कितनी होनी चाहिए थी या कितनी थी, कितनी है,
जो मूल संविधान के समय जजों की जो संख्या है वह कितनी है? तो वह 8 संख्या है, जिसमें से क्या 1 और 7, 8 संख्या है, जिसमें मूल संविधान में कितने थे जजों की संख्या? तो वह 8 थी। उनमें एक उसका प्रमुख था, जज होता था, और जो 7 है वह बाकी अन्य जो जज थे। लेकिन वर्तमान में अभी कितने हैं? तो वर्तमान में जजों की संख्या 33, यानी कि वर्तमान में जजों की जो संख्या है वह कितनी है? तो वर्तमान में जजों की संख्या 34 है, जिसमें से 33 जज और एक उनका हेड होता है। 33 जज होते हैं और एक उनका क्या होता है? हेड होता है, यानी कि बहुत बड़ा जो जज पूरी कमेटी का होता है मालिक। तो हम यहाँ पे अब क्या देखेंगे? तो हम सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय भी कह सकते हो आप इसे, सर्वोच्च न्यायालय भी कह सकते हो। किसको? सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को आप क्या कह सकते हो? तो यहाँ पे भी अगला पॉइंट लिख लेना, सुप्रीम कोर्ट को आप सुप्रीम कोर्ट को आप क्या कहते हो? तो सर्वोच्च न्यायालय भी 2 प्रकार में आता है। सर्वोच्च न्यायालय एक हाई कोर्ट होता है, एक सुप्रीम कोर्ट होता है। तो यह सुप्रीम कोर्ट है। और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। तो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखा। इसकी जो चर्चा है, मैंने ये नहीं बताया कि इसकी चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दे रखी है। तो वह हमारे किस अनुच्छेद में दे रखी है? जो सुप्रीम कोर्ट की है। मैं इसको शॉर्टकट में लिखूंगा यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट की जो चर्चा है, सुप्रीम कोर्ट में, सीधा पॉइंट लिखो, इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंदर दे रखी है। 124 में कहाँ है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंदर किसकी चर्चा दे रखी है? तो इसकी चर्चा दे रखी है। यहाँ पे इसको हम क्या कर लेते हैं, आपको क्लियरली दिखे इसलिए मैं इसको इस कलर में कर देता हूँ, फुल्ली कलर कर देता हूँ इसका। ये लो, ऐसे एकदम से आपको नीचे से क्लियर ये दिख जाएगा कि किसमें क्या कर रखा है। जैसे कि इसमें ये हमको दे रखा है कि जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर, तो अनुच्छेद 124 के अंदर इसकी चर्चा दे रखी है। यह किसमें है? तो यह भाग 5 में है, जैसे कि आपको मैं भाग 5 पढ़ा रहा हूँ। अब अगला पॉइंट लिखो, सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की जो संख्या है वो मैंने कैसे बताई? जैसे कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है, सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है वह अभी मैंने कितनी बताई? जजों की जो संख्या है वह कितनी थी? तो मैंने बताया उसके अंदर 33 प्लस 1, यानी कि जजों के अंदर 34 संख्या है। जजों की वर्तमान के अंदर 34 है, जिसमें से क्या जो 33 क्या है? 33 अदर जज। बाकी जज कौन से हैं? तो अदर जज कौन से हैं? तो बाकी जज है वह 33 है। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे कि हमने क्या बताया, जो हेड होता है, या फिर आप क्या मान सकते हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत का चीफ जस्टिस है, तो वह कौन है? सीजे, जिसे मैंने बताया था कि भारत का चीफ जस्टिस इंडिया। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं।
कितने हैं? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कुल कितने न्यायालय हैं। तो यहाँ पे लिखो भारत में 25 उच्च न्यायालय है। 25 उच्च न्यायालय है, तो है यहीं लिख देना, नहीं तो मैं इसको भी कर देता हूँ ऐड। भारत में कितने न्यायालय हैं? तो भारत के अंदर कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने न्यायालय हैं? तो भारत के अंदर 25 उच्च न्यायालय की चर्चा दे रखी है। भारत के जो वर्तमान में चीफ जस्टिस इंडिया के जो कौन है? तो सूर्यकांत मिश्रा। कौन है? सूर्यकांत। वर्तमान में जो भारत के चीफ जस्टिस है वो कौन है? चलो यहाँ पे लिखो, पहले कौन थे? तो इससे पहले डीवाई चंद्रचूड़ थे। यहाँ पे लिखो भारत के जो सीजेआई लिख लो, सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? कौन है? सॉरी, तो कौन है? तो अभी वर्तमान में कौन है? तो वह सूर्यकांत है। कौन है? सूर्यकांत वर्तमान में सीजेआई के पद पर है। भारत का सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो जो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, तो इसी से लिख लेते हैं, यहाँ से पॉइंट ऐसे बना के लिख लेना कि भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट, सीधा लग रहा हूं मैं शॉर्टकट में, सुप्रीम कोर्ट जो कहाँ स्थित है? भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वह दिल्ली के अंदर, दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वह दिल्ली के अंदर स्थित है। इसे भारत का क्या कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वोच्च, जैसे कि मैंने ऊपर बता रखा है, इसे भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या कहा जाता है? इसे भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ भारत के सभी राज्यों का क्या होता है? न्याय होता है। जैसे कि किसी भी राज्य को कोई भी तकलीफ हो तो वह किस में जा सकता है? तो वह जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वहाँ उसके न्याय दिया जाएगा, उसका ऊपर कानून अपना क्या करेगा? बताएगा। तो क्या? क्योंकि यहाँ भारत के सभी राज्यों को, क्योंकि यहाँ भारत के सभी राज्यों का क्या होता है? न्याय होता है। अब आप सोचोगे कि इन जजों की जो संख्या के अंदर जो वर्दी है वह कौन करता है? अगर आपके मन में आ जाए कि आपको जज बनना है तो बताओ, जजों की जो संख्या होती है उनकी संख्या में वर्दी कौन करता है? जजों की जो संख्या है उसके अंदर वर्दी कौन करता है? जजों की संख्या में वर्दी कौन करता है? तो जजों की संख्या में संसद क्या करती है? जो भारतीय जज होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि करती है। यानी कि यहाँ पे पॉइंट लगा के लिखो, भारतीय संसद जजों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। भारतीय संसद जजों की संख्या में क्या कर सकता है? वृद्धि कर सकता है। वृद्धि कर सकता है। भारतीय संसद जजों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। इसकी जो योग्यताएं हैं, अब आपने ठान लिया कि मुझे जज बनना है, तो जज बनने के लिए जो योग्यताएं हैं वो कौन सी होनी चाहिए?
जो आपके अंदर योग्यता, कौन सी योग्यता होनी चाहिए, तो उस योग्यता के बारे में भी मैं आपको, चलो नया पेज ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे योग्यता किसकी, जज बनने की। अगर आपके मन में है जज बनने की योग्यता कौन सी होनी चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट तो हम लिखेंगे कि वो भारत का क्या होना चाहिए, वह भारत का या भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। अगला पॉइंट, भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में 5 साल तक, जो हमारा भारत है उसके किसी भी जो न्यायालय है, कोई सा भी न्यायालय है, उच्च न्यायालय, उसके मायने यानी कि उसके अंदर 5 साल तक जज रहा हो। भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम क्या कर रखा हो, वकालत यानी वकील रहा हो, उसको क्या बनाया जा सकता है, तो उससे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिख लो, भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट, इसे उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय, शब्दों में भी इसके अंदर फर्क है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। भारत के किसी भी भारत के किसी भी उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, उच्च, एक तो वह उच्च है और उच्चतम है, इसमें अंतर है। उच्च, भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में, न्यायालय, भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में क्या रहो, उच्च न्यायालय में 5 साल तक, कितने साल तक, 5 साल तक क्या रहो, 5 साल तक जज रहा हो, या फिर जज रहा हो, या भारत के किसी भी उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, किसी भी उच्च न्यायालय में, किसी भी उच्च न्यायालय, किसी भी उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को यहां पे लिख लो हाई कोर्ट, क्या रहा हो, वकील रहा हो, कम से कम कितने साल, तो उच्च न्यायालय में कितने साल, 10 साल, कम से कम, न्यायालय में कम से कम, कम से कम, कम से कम 10 साल तक क्या कर रखी हो, वकालत यानी कि वकील रहा हो, 10 साल तक वकील रहा हो, उसे क्या घोषित किया जा सकता है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश घोषित किया जा सकता है। अब हम देखेंगे इसके अंदर अगली योग्यता क्या होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो नियुक्ति है वह कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो नियुक्ति है वह करता है कौन, तो वह राष्ट्रपति ही करता है। किस, कौन करता है, तो वह राष्ट्रपति ही, राष्ट्रपति करता है। जजों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो संख्या के, जजों की जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति वह राष्ट्रपति करता है, जबकि इसके अंदर जो संख्या को बढ़ा कौन सकता है, तो वह संसद बढ़ा सकता है। मतलब राष्ट्रपति करता है और संसद बढ़ा सकता है, यानी कि कौन बन सकता है, जज। जज कौन बन सकता है, राष्ट्रपति की नजरों में क्या हो, कानून का ज्ञाता हो, और कानून का ज्ञाता कौन होता है, तो वह वकील ही होता है। राष्ट्रपति की नजरों में, राष्ट्रपति की नजरों में कानून का ज्ञाता हो, कानून का ज्ञाता हो।
और इसके बारे में आगे क्या है, जैसे कि जजों की नियुक्ति के समय क्या करते हैं, जब नियुक्त किया जाता है तब करते हैं क्या, तो यहाँ पे पॉइंट लिखो, जब जजों की नियुक्ति की जाती है तो सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह ली जाती है। किसकी, तो जजों की। चलो इसको अलग पेन से लिख लेते हैं जिससे कि आपको भी एकदम क्लियर दिखे। जजों के नियुक्ति के समय सीजीआई से क्या लेनी पड़ती है, सलाह लेता है। क्या जजों की कौन लेता है, राष्ट्रपति। अगर मैंने आपको किसके बारे में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बताया है, सूर्यकांत है, या फिर क्या बताया मैंने, चलो वो बाद के अंदर मैं देख के बता दूंगा क्या होना है, संजीव खन्ना हो सकता है इसका राइट आंसर। तो जजों के नियुक्ति के समय सीजीआई से सलाह लेता है कौन, राष्ट्रपति। जजों की नियुक्ति के समय सीजीआई से क्या लेता है, सलाह 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 लेता है कौन, राष्ट्रपति। और अगला पॉइंट क्या है, सीजीआई के नियुक्ति में भारत का राष्ट्रपति कोलोजियम की सिफारिश पर नियुक्ति करेगा। अब ये कोलोजियम क्या वाला है, ये एक प्रकार की कोर्ट के अंदर चलने वाली या संविधान के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एक प्रक्रिया होती है, उसे कोलोजियम कहते हैं, समझ गए। सीजीआई के नियुक्ति में भारत का राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति होता है वह क्या करता है, कोलोजियम की सिफारिश पर, कोलोजियम के सिफारिश पर नियुक्ति करेगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजों के एक ग्रुप बनता है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके अंदर क्या 5 जजों का एक सीनियर ग्रुप बनता है जो कि सीजीआई के नियुक्ति का सिफारिश राष्ट्रपति से करते हैं। कोलोजियम कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वह कोलोजियम कहलाता है। जैसे कि मैंने बताया कोलोजियम क्या होता है, यह संविधान के अंदर कोलोजियम के बारे में लिख लो यहाँ पे, व्हाट इज द डेफिनेशन कोलोजियम। जिसको लिखना है वो लिख लो। तो कोलोजियम के बारे में क्या लिखना है, ऐसा लिखना है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जज मिलके, सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजों के एक ग्रुप बनता है जो कि क्या करता है, जो सीजीआई के नियुक्ति का सिफारिश किससे करता है, राष्ट्रपति से करते हैं सिफारिश
राष्ट्रपति से करते हैं, सिफारिश करते हैं। किसे राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कोलोजियम कहा जाता है। अब क्या देखेंगे, हमने सीजीआई तो नियुक्त कर दिया, हमने सीजीआई नियुक्त कर दिया तो अब उसको त्याग पत्र भी देना पड़ेगा। जब वह रिटायरमेंट होगा तो जो सीजीआई है वह अपना जो त्याग पत्र है वह किसको देगा? तो वह राष्ट्रपति को ही देगा, राष्ट्रपति ही बनाता है। तो सीजीआई अपना त्याग पत्र, तो सीजीआई अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। सॉरी, यहाँ पे जगह नहीं रही तो इसको हम कर देते हैं थोड़ा, इसको सीजीआई अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद अब पढ़ना शुरू कर देते हैं। चलो, तो हमने सीजीआई तो बना दिया और उससे शपथ भी दिला दी, लेकिन फिर चलते हैं वापिस किसके अंदर? अनुच्छेद के अंदर। कुछ अनुच्छेद, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 125 के अंदर अनुच्छेद 125 में क्या दे रखा है? चलो एक बार इसके अंदर आपको घुमा लाता हूं। इसके अंदर दे रखा है भाई पैसा। इसके अंदर 125 के अंदर जजों के किसकी चर्चा क्या रखी है? तो अनुच्छेद 125 के अंदर जजों के वेतन की चर्चा कर रखी है भाई साहब, वेतन की चर्चा कर रखी है, वेतन की चर्चा कर रखी है, जिसमें सीजीआई की कितनी है तनख्वाह? तो वह तनख्वाह 2,80,000 है। कितनी है? तो 2,80,000 किसकी है? तो वह सीजीआई की है। और जो अदर जज होते हैं, जो अदर जज होते हैं उनकी जो तनख्वाह है वह कितनी है? तो वह 2.5 लाख रुपए होती है। किसकी? अदर जजों की जो तनख्वाह होती है, जो उनका पेमेंट होता है। अब क्या देखेंगे हम? अगला अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 126। अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 126 में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 126 में दे रखा है कार्यवाहक जज की चर्चा। किसकी? कार्यवाहक जज की चर्चा। कार्यवाहक जज की चर्चा वह हमें अनुच्छेद कार्यवाहक जज की जो क्या चर्चा हमें अनुच्छेद 126 के अंदर दे रखी है। जिसमें क्या बात है, इसके अंदर जब सीजीआई उपस्थित नहीं हो, जब सीजीआई नहीं रहता है तो बाकी सभी सीनियर जज क्या करते हैं? भारत का कार्यवाहक संभालते हैं, उन्हीं के ऊपर होता है, बाकी जजों के ऊपर। कार्यवाहक जज का जब तक शक्ति होगा, सुप्रीम कोर्ट के जो जितने भी सीजीआई है, सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई है जितनी होगी उनकी जो क्या सैलरी पावर, वो सारी की सारी किसके पास होगी? जो अदर जज में से चुना जाता है। तो और उनका जो वेतन है वह अदर जजों का जो वेतन है वह 2.5 लाख रुपए है, उससे उनका वेतन 2.8 रुपए हो जाएंगे। यानी कि जैसे जजों का है, सीजीआई का है 2,80,000 रुपये, उसी प्रकार इसका हो जाएगा। अब हम देखेंगे किसके बारे में? अगला हमारा जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 100 किसके बारे में? अनुच्छेद 127।
इसको कर लेता हूँ कॉपी, फिर इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट वापिस, जिससे कि ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं अनुच्छेद 127, ये गायब हो गया पूरा ही। तो अनुच्छेद 127 के अंदर, अनुच्छेद 127 इसके अंदर हम देखेंगे क्या, ये देखो हम इसके अंदर देख रहे हैं। तो हम अनुच्छेद 127 के अंदर क्या देखेंगे, अनुच्छेद 127 में हमारे पास दे रखा है एडवोकेट जज की चर्चा, एडवोकेट यानी कि वकीलों की चर्चा, जज की चर्चा दे रखी है। तदर्थ न्यायालय क्या होता है, अरे एड हो एक होता है वो, एड हो एड डॉट हो एडवोकेट हो, आगे क्या बोला जाता है उसे तदर्थ न्यायालय, शॉर्टकट मान लो इसको। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तदर्थ न्यायालय ही कर लेते हैं। अरे भाई ज़्यादा अंग्रेज नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश। जो तदर्थ न्यायाधीश की जो चर्चा है, जो तदर्थ न्यायाधीश के जो जजों की जो चर्चा है वह अनुच्छेद 127 के अंदर है। इसका उद्देश्य है, इसका मतलब क्या होता है, उद्देश्य के लिए, इस किसी भी उद्देश्य के लिए जो तदर्थ न्यायालय है वह किसके लिए है, तो वह किसी भी उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। अनुच्छेद 127 के अंदर दे रखा है, यदि सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या कम है तो सीजीआई राष्ट्रपति को, यदि सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या कम है तो सीजीआई राष्ट्रपति को न्यायालय में जज के लिए कह सकता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 128, कौन सा है, तो अनुच्छेद 128। अनुच्छेद 128 इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है अनुच्छेद 28 का प्रयोग कौन करता है, जब हाईकोर्ट जज ना देता हो, जब हाईकोर्ट जज नहीं देता है तब कौन काम करता है, तो अनुच्छेद 128 काम करता है। तो हमें अनुच्छेद 128 के अंदर क्या दे रखा है, अगर ये लाइन मैंने 2 बार 3 बार बोल दी होला, मतलब बोल दी होगी, बता दिया, तदर्थ न्यायालय के बारे में बता दिया। चलो यहाँ पे जो लिखना है वो पॉइंट लिख देते हैं हम। जैसे किसी ने बता दिया है कि जैसे अनुच्छेद 128 में 28 का जो प्रयोग है, अनुच्छेद 128 का प्रयोग जब प्रयोग करता है कौन, रिटायर्ड जज, सेवानिवृत्त जज, वह क्या करता है, यानी कि कहने का मतलब है अनुच्छेद 28 क्या करता है, अगर कौन, अगर हाई कोर्ट जो जज नहीं दे, यदि हाई कोर्ट, चलो हम यहाँ पे लिख ही देते हैं ये पॉइंट, यदि हाई कोर्ट, यदि हाई कोर्ट जज ना दे, यदि हाई कोर्ट जज ना दे तो न दे तो क्या करें, तो न दे तो भी रिटायर्ड जो जज होते हैं, जो सेवानिवृत्त जो जज होते हैं वह नियुक्त किए जा सकते हैं। वह हमें अनुच्छेद 128 के तहत पता चल गया। निवृत्त जज से तदर्थ न्यायालय, न्यायाधीश, न्यायाधीश के अंदर कहा है, बताया है। कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट जो पुराने जो जज है जो सेवानिवृत्त हो गए उन्हें पुनः बुलाया जाता है। पहले बार, प्रथम बार, यानी प्रथम बार कब बुलाया, 1773 के अंदर रेगुलेटिंग जब एक्ट द्वारा फर्स्ट जो कब हुआ, तो ये कलकत्ता के अंदर जो का कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा
फर्स्ट कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी किसमें? तो 1773 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की नई स्थापना कर दी गई। अरे यार क्लास चलो, हाँ यहाँ पे एक पॉइंट डाल के लिख लेना कि ये पॉइंट अलग है थोड़ा, लेकिन अलग पॉइंट जगह लिख लेना कि जो क्या है कि इन न्यायालय के खिलाफ, किसके न्यायालय के खिलाफ अपील कौन कर सकता है? प्राइवेट काउंसिल में। कहाँ कर सकते हैं हम? इन न्यायालय न्यायालय के खिलाफ जो अपील है, न्यायालय के खिलाफ जो हम अपील है वह कहाँ कर सकते हैं? तो वह हम कर सकते हैं प्राइवेसी काउंसिल के अंदर। प्राइवेसी काउंसिल में जो कहाँ है? ब्रिटेन। तो अब क्या देखेंगे? अनुच्छेद 129, हमने अनुच्छेद 128 देख लिया, अब अनुच्छेद 129 उसको कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट। ये आ गया, इसको चपका देते हैं इसके पीछे। नो, ये लो, ये आ गया हमारा अनुच्छेद 129। सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय की चर्चा वह इसके अंदर दे रखी है। अनुच्छेद 129 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय की जो चर्चा है वह किसमें है? तो वह अनुच्छेद, यह सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ की SC है ना कि 5C है। अब देखेंगे अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 130। ये कर दिया कॉपी और ये कर दिया पेस्ट। अब इसको पूरा मिटाना पड़ेगा क्योंकि 130 है ये अनुच्छेद 100। अरे यार पूरा मिट गया। अनुच्छेद 130 के अंदर क्या दे रखा है? सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ का? श्रीनगर और हैदराबाद के अंदर। अरे यार, सुप्रीम कोर्ट का स्थान जो कहाँ हो सकता है? तो है श्रीनगर, और श्रीनगर है, और एक कहाँ है? एक है हैदराबाद। दो सुप्रीम कोर्ट के जो जहाँ सुप्रीम कोर्ट है वह कहाँ स्थित है? सुप्रीम कोर्ट तो वह श्रीनगर और हैदराबाद स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट लगाओ, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वह 65 साल का है। कितना है? तो 65 साल का है। भारतीय संसद के पास यह अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट का ब्रांच खोल सकता है। यह किसके पास है? जो भारतीय संसद है उसके पास यह अधिकार है। अब अनुच्छेद हमने 187 के अंदर 187 के देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार। तो हमें अनुच्छेद 187 में क्या दे रखा है? ये लो, इसका मैंने कलर भी ये कर दिया। तो इसका कलर भी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? अरे यार एक मिनट, इसका कलर हम यहाँ से, अरे यार गजब है यार, स्टाइल बदल सकते हैं ना। ये लो, अभी बदलते हैं आपके आंखों के सामने। ये लो, ये बदल दी इसकी स्टाइल। हम कुछ भी कर सकते हैं।
तो सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार हमें दे रखे हैं किसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार की चर्चा हमें अनुच्छेद 187 के अंदर दे रखी है। मूल अधिकार की चर्चा ये क्या है, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य हुए विवाद किसके अंदर जाएगा, तो वह जाएगा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। कहां पे, यह हमारा सुप्रीम कोर्ट का अधिकार। मान लो अब जब हम जो भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं उस समय मान लो आप वो हो, यानी कि अभी हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं, तो हम अब मान लो आप जज बन गए हो। अब जज बन गए हो तो आप क्या करोगे, तो आप करोगे क्या, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के जो मध्य विवाद होते हैं वो पॉइंट भी लिख लो और अपना वकालत में जज दिखाओ। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार, इतना डिटेल से कोई नहीं पढ़ाता, सिर्फ मैं ही पढ़ा रहा हूँ इतना डिटेल से, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और जिसको लिखना है वो मैं हैंड रिटन से लिख रहा हूँ। इसलिए आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं क्लास ले रहा हूँ ठीक है या नहीं, वरना मैं तो ऐसे ही अभी टाइप करके भी लेके आ सकता हूँ। क्वेश्चन जो हमारे जो कुछ भी लिखाना होगा वो मैं यहाँ पे टाइप करके भी ला सकता हूँ, सीधा यहाँ पे मैं आपको दे सकता हूँ। अगला क्या है कि राज्य के जो मध्य के जो विवाद है, मतलब जो दो राज्य के अंदर अगर माताफोड़ी हो गई, जो राज्य के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद है तो वो कौन सुलझाएगा, तो वह सुप्रीम कोर्ट। मध्य हुए विवाद को कौन सुलझाएगा, तो वह सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद को केंद्र सरकार उन्हें कहाँ भेजेगी, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अंदर भेजेगी। अब हमने देखते देखते कहाँ आ गए, हम बहुत बड़ी ऐसी जनसंख्या में आ गए। चलो आज सुप्रीम कोर्ट को सल्टा ही देते हैं, फिर कल देखेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चलो आज के आगे देख लेते हैं। अगला अनुच्छेद डालो, अनुच्छेद 71। अब आप सोचोगे कि कहां से कहां डाल दिया, अनुच्छेद 71 जो क्या नहीं कराया, पीछे नहीं पढ़ाया तो यहां पढ़ लो। अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 71 में क्या है, 71, सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सा अधिकार है, यह अधिकार है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के मध्य हुए विवादों का सुप्रीम कोर्ट सुलझाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया जाएगा, सुलझाया जाएगा। किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सा अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है कि, यह अधिकार है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के मध्य हुए विवाद, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के मध्य हुए जो विवाद होता है, राष्ट्रपति हो सकता है यार, इसमें क्या है, विवादों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या किया जाएगा लाला, तो वह सुलझाया जाएगा। किसके द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया जाएगा, तो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के मध्य हुए विवादों को सुलझाया जाएगा यार। लो आ गया हमारा अगला अनुच्छेद, कौन सा, 132। अब इसे चेंज कर देता हूँ, 132, 1 2 3 नहीं रही 1, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है आपको एग्जाम में इस प्रकार की 132, 142, 143, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। तो अगला हमारा अनुच्छेद 132 के अंदर क्या देगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का भी अधिकार है। हाई कोर्ट के फैसले से अगर आप क्या नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो, तो आप कहाँ जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो यहाँ पे लिख सकते हो, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में
अपील करने का आपके पास क्या है रे लाला? तो आपके पास अधिकार है कि आप कहाँ जा सकते हो। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। अगर आप हाई कोर्ट के न्याय से क्या नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो, जब हाई कोर्ट न्याय नहीं अच्छी तरह से नहीं करता, या फिर आपको लगता है कि मेरा न्याय नहीं हुआ, तो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हो, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अब हम देखेंगे अगला अनुच्छेद। तो अगला अनुच्छेद कौन सा है? यह कर देते पेस्ट, ये कर दिया टिक, ये कर दिया बेक, और ये ले लिया हमने पेन, ये उठाई कलम, और अनुच्छेद डाला हमने 137। ऐसे यह स्किप किए हुए हैं क्योंकि वो आगे पर डाल रखे होंगे, वो आगे पढ़ाएंगे। अगर स्किप किया है तो वो आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखेंगे क्या, न्यायिक पुनरावलोकन। क्या न्यायिक पुनरावलोकन, जो किसके अंदर दे रखी है? तो न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन की जो चर्चा है वह अनुच्छेद 137 के अंदर दे रखी है। इसके अंदर क्या है, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदल सकता है। लिख लो, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदल सकता है, बदल सकता है। एक सेकेंड, इसको यहाँ से करके कुछ इसको कुछ आगा पास में ला लेते हैं, कुछ को वापिस करके इसको और इधर पास में कर देते हैं ससुरी की नाती को। ये ले हमने बदल सकता है, ये ले है की भी जगह हो गई। अरे हम कुछ भी कर सकते हैं लाला। अगला क्या है, इसी के अंदर पॉइंट डाल के लिख लो कि 1960 के अंदर जब चमकई दोराई राजा केस आया, क्या आया? इस जो 1960 के अंदर, जो 1960 के अंदर कौन सा केस आया? तो 1960 में चंपकई नहीं, चंपकम चंपकम दोराई राजा केस कब आया? 1960 के अंदर आया। किस अनुच्छेद में आया? तो इसी अनुच्छेद में आया। क्यों आया? तो ये पता नहीं, क्योंकि ये पता नहीं। 1960 के बेरुआदी केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? चलो इसको लिख लेना मत, लेकिन इसके बारे में देख लेना, सुन लो। लिखना है तो मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख लेना। 1960 में बेरुवादी केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग ही नहीं माना जाएगा। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भारतीय संविधान के अंदर किसको, 1960 के अंदर जो बेरुवादी केस आया उसके द्वारा कहा गया कि जो भारतीय संविधान का अंग ही नहीं माना जाएगा, किसको? प्रस्तावना को। फिर बाद के अंदर 1973 केस के अंदर 1973 के अंदर यानी कि 1973 को कौन सा केस आया? तो 1973 को आया था केशवानंद जो भारतीय केस आया था, केशवानंद जो भारतीय केस आया था वह कब आया? 1973 के अंदर आया। उसमें क्या कहा दिया? इसके अंदर कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में क्या कर सकता है? भारतीय जो प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग माना है, बल्कि इसे संविधान की आत्मा भी कहा। लो, इसीलिए अनुच्छेद 137 में कहा रखा है न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले क्या कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले बदल सकता है। अब हम चेक किए हैं अगला हमारा अनुच्छेद, अरे ये लो, अनुच्छेद नंबर, हमारा जो अगला अनुच्छेद है वो कौन सा है? अनुच्छेद 141 सॉरी,
तो 141 यानी 141 में क्या देगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत के जितने भी उच्च न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट है उन पर लागू होगा। क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत के सभी हाई कोर्ट पर लागू होगा। कहाँ पर, तो हाई कोर्ट पर लागू होगा। अब देखते हैं अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 143। कौन सा है अनुच्छेद 143 यानी कि 143 नंबर का अनुच्छेद है। ये पूछा जाता है ज्यादातर एग्जाम के अंदर। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है तथा ठीक उसी प्रकार जो राष्ट्रपति से सुप्रीम कोर्ट सलाह मांग सकता है, यानी कि ये दोनों आपस के अंदर तो सलाह मांग सकते हैं लेकिन सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। क्या नहीं है, बाध्य नहीं है। तो आप लिख लो, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है, सलाह मांग सकता है। ठीक उसी प्रकार राष्ट्रपति से सुप्रीम कोर्ट सलाह मांग सकता है। यानी कि शब्दों को देखो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से कौन मांग सकता है, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति से कौन मांग सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट सलाह मांग सकता है, सलाह मांग सकता है। लेकिन दोनों क्या नहीं होंगे, लेकिन दोनों सलाह देने के लिए बाध्य नहीं होंगे, लेकिन दोनों सलाह देने के लिए बाध्य नहीं होंगे। संविधान की जो अंतिम व्याख्या है वह भी कौन करता है, तो संविधान की अंतिम व्याख्या वह सुप्रीम कोर्ट करता है। तो आज का हमारा जो सुप्रीम कोर्ट था वो यहाँ कर देते हैं हम एंड, और हम लगा देते हैं यहाँ पे नई हेडिंग। और वो नई हेडिंग क्या रहेगी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यानी कि ये अलग है, सीएजी आ गया ना, इसमें सीजीआई है, वो सीएजी है और वो सीजेआई है, अंतर है शब्दों के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की चर्चा हमारे को राष्ट्रपति करता है। यानी किसी कार्यकाल ये किस अनुच्छेद के अंदर है, इस भाग में है, भाग तो यही चलेगा। इसके अंदर अनुच्छेद 148 है, यानी 148 है, 148 के अंदर दे रखा है। इसके बारे में भी अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो हमारी क्यों करेंगे, क्योंकि ये क्लास हमारी बहुत ही बड़ी हो जाएगी, हमारा 1 आवर हो गया। मैं कल जब ये क्लास लूँगा वापस तो आपको ये रिवीजन कराऊंगा, कल कराऊंगा, आज नहीं। आप सोचोगे अभी मैं इसको वापस रिवीजन करा दूं, जिसको भी रिवीजन करना है वो स्पीड में एक बार वापस भी देख सकता है। तो हम किसकी न्यायालय की आज हमने कंप्लीटली चर्चा कर ली है इस वीडियो के अंदर। तो हमें पूरा वीडियो देखने के बाद, अब आपने देख ही लिया तो न्यायालय के बारे में हमने कंप्लीटली जानकारी ले ली है। अब पूरा वीडियो देखने के बाद हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक
इसे शेयर करना मत भूलना, क्योंकि वो भी आपकी तरह ही इससे ही फ्री ऑफ कॉस्टली यूट्यूब पर कोई सेध रहे होंगे या संभाल रहे होंगे कि मुझे भी कहीं से ऐसे वीडियो मिले जहाँ पर कम्प्लीटली पॉलिटिक का सार मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्टली, और वो भी किसके ऊपर, यूट्यूब पर। तो हमें अपना रिव्यू देना, क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं।